युग बार बार भीमा शंकर को देख रहा था। युग भीमा शंकर को देखकर खुद को भरोसा नहीं दिला पा रहा था कि सामने खड़ा लड़का गुंडा है। युग ने भीमा शंकर से कहा, अरे भाई, आप मेरे लिए ऐसा कैसे कह रहे हैं? मैं आपको जानता ही नहीं हूं, इसलिए आप ऐसी बातें ना ही करें तो बेहतर है। भीमा शंकर हंसकर बोला, सर आप हमें नहीं जानते, लेकिन हम आपको जानते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम आपसे उलझे। भीमा शंकर भले उलझन की बात कर रहा था, लेकिन युग सच में उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। युग अभी चुप था कि शाफिया चिल्लाई, तुम बेवकूफी मत करो, अगर ये तुम्हारा मजाक है तो फिर तुम बहुत ही बेहुदा मजाक कर रहे हो। भीमा शंकर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। वो शाफिया से बोला, शाफिया मैडम, आप अपनी बकवास बंद करिए, मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा? मैं यहाँ मजाक करने आया हूँ क्या? इतना सुनकर शाफिया गुस्से से लाल हो गई। वो मुंह बनाकर बोली, जब मजाक नहीं कर रहे हो तो फिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड को कैसे भूल जाओगे? भीमा शंकर हंसकर बोला, तुम अपने बॉयफ्रेंड पर किस बात को लेकर गुमान में हो? पैसों के लिए ही ना? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास बास्केट लव से ज्यादा पैसे हैं? बास्केट लव का नाम सुनते ही शाफिया और युग दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। युग भी सोच में पड़ गया कि यह आदमी बास्केट लव के बारे में क्या जानता है। वहीं शाफिया तुरंत बोली, बास्केट लव का नाम क्यों ले रहे हो तुम? भीमा शंकर हंसकर बोला, नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ कि इस आदमी ने जब बास्केट लव के लोगों की बखिया उधेड़ दी तो फिर मैं और तुम्हारा बॉयफ्रेंड किस खेत की मूली हैं? शाफिया का मुंह बंद हो गया था। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बस युग का मुंह देख रही थी और सोच रही थी कि युग को छोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती की है। इधर युग भीमा शंकर से चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। युग चुप था, लेकिन भीमा शंकर ने युग से कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, अगर मेरे लायक कोई काम हुआ तो जरूर कहिएगा। युग ने कुछ कहा नहीं, बस हाथ जोड़ लिए। भीमा शंकर के जाने के बाद शाफिया युग पर चिल्लाई, तुम अपनी पावर दिखा रहे हो, मैं भी एक दिन तुमको अपनी पावर दिखाऊंगी, घबराओ मत तुम। युग हंसकर बोला, वैसे तो मैंने पावर नहीं दिखाया है, लेकिन तुम जैसे इंसान के लिए ये पावर दिखाना है तो वही सही। अब एक काम करो, अपना रास्ता नापो। शाफिया के पास कोई विकल्प था भी नहीं। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कुछ गुंडों को युग ने मारकर भगा दिया था, कुछ गुंडे युग के प्रभाव से भाग गए थे। अब शाफिया के पास भी एक ही विकल्प था कि यहाँ से उठो और भाग जाओ। शाफिया ने वही किया। वो वहाँ से उठी और भाग खड़ी हुई। उसके जाने के बाद युग ने नेहा के घर में ताला लगाया और वहाँ से चल पड़ा। युग जैसे ही वहाँ से निकला, उसने देखा कि नेहा से कुछ दूर एक मोटा ताजा आदमी खड़ा है। उस आदमी को देखते ही युग ने पहचान लिया, ये तो भीमा शंकर की गैंग का आदमी है। उस आदमी को अब भी वहाँ खड़ा देखकर युग के दिमाग में 100 तरह की बातें आ रही थी, लेकिन युग ने पहले सोचा कि वो नेहा को उसके घर की चाबी दे दे। युग ने नेहा को चाबी देकर कहा, नेहा रखो इसे, तुम्हारे घर के साथ कुछ नहीं होने वाला है। नेहा की आंखें भीगी हुई थी। उसने रोते हुए युग से कहा, युग, मुझे नहीं पता कि मैं ये एहसान कैसे उतारूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। युग हंसते हुए बोला, अरे नेहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देता है, हम इंसान तो बस निमित्त बनते हैं। नेहा कुछ नहीं बोली, लेकिन वो आदमी जो कब से वहां पर खड़ा था, वो युग के पास आया और बोला, सर, आपको बॉस ने बुलाया है। इतना सुनते युग जैसे सोच में पड़ गया कि वो भीमा शंकर उसके साथ कोई खेल तो नहीं कर रहा है। युग को लगा कि ऐसा ना हो कि भीमा शंकर का दूर जाना, वो सब बातें कहना महज एक चाल ना हो। युग ने उस आदमी से कहा, अरे बॉस बुला रहे हैं ये तो तुम्हें पता है, लेकिन क्यों बुला रहे हैं ये क्यों नहीं बता रहे हो? वो आदमी सर झुकाकर बोला, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन सर आपको बुला रहे हैं। नेहा युग को भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन युग था कि उसे किसी का डर नहीं था। वो उस आदमी के साथ चल पड़ा। भीमा शंकर की कार वहां से कुछ दूरी पर लगी हुई थी। युग उस आदमी के साथ भीमा शंकर की कार तक पहुंच गया। युग को देखकर भीमा शंकर कार से बाहर आ गया। बाहर आते उसने युग का स्वागत किया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं नहीं जानता था कि ये मैटर आपका है, वरना मैं यहाँ कभी आता ही नहीं। युग हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, अरे भाई साहब, मैं आपको सच में नहीं जानता, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। भीमा शंकर हंसकर बोला, छोड़िए सर, क्या करेंगे पहचान कर, मैं आपसे 2 बात कहना चाहता हूँ, अगर आज्ञा हो तो कहूँ। युग को थोड़ा और अचंभा हुआ कि यार, ये आदमी जिसे शाफिया गुंडा कह रही है, वो इतनी शुद्ध हिंदी बोल रहा है, चक्कर क्या है? युग सोचने लगा कि क्या किया जाए, लेकिन युग ने दिमाग से काम लेना ही ठीक समझा। उसने भीमा शंकर से कहा, हाँ कहिए ना, इसमें परमिशन मांगने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है।
युग की बात सुनकर भीमा शंकर ने कुछ सेकंड का गैप लिया और फिर बोला, पहली बात तो ये कि सर मैं आपकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हूँ। आप जो किसी चीज की सटीक उम्र बता देते हैं ना, मैं कायल हो गया हूँ उसका। दूसरी बात, अगर कभी मुझे आपकी जरूरत पड़ती है तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? युग के पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। उसने एक क्षण सोचा और कह दिया, ठीक है भीमा शंकर जी, जब आपको मेरी जरूरत पड़े मुझे याद करिएगा। युग की बात सुनकर भीमा शंकर बहुत खुश हुआ। वो बार बार युग को धन्यवाद कहने लगा। फिर भीमा शंकर ने फिर से युग से कहा, युग सर, कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद कीजिएगा। इससे पहले कि युग भीमा शंकर से हाँ कहता, भीमा शंकर युग से बोला, सर आप कहिए तो इस शाफिया को कल ही सबक सिखा देते हैं। आप कहिए तो जो ये नेहा मैडम के साथ करना चाहती है हम उसी के साथ करते हैं। अगर आप आदेश दे तो हम कल ही इसका मकान गिरा दे। युग का मन एक बार तो हुआ कि वो भीमा शंकर से कह दे कि वो शाफिया का मकान गिरा दे, लेकिन फिर युग ने खुद को संभाला और भीमा शंकर से बोला, अब नहीं भीमा शंकर जी, अगर हमने उनका घर गिरा दिया तो फिर हमें और उनमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। युग की बातों से भीमा शंकर प्रभावित हुआ और बोला, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन अगर उसने तंग किया और उसे सबक सिखाने की नौबत आई तो आप जरूर मुझे कॉल कीजिएगा। यह है मेरा कार्ड। भीमा शंकर ने युग को एक कार्ड दे दिया। कार्ड लेकर युग ने भीमा शंकर को नमस्कार किया और वहां से चल पड़ा। भीमा शंकर ने भी पूरे मन से युग को नमस्कार किया। भीमा शंकर को देखकर लग रहा था कि वो युग की बहुत इज्जत करता है। युग अब नेहा के पास पहुंचा। युग ने उससे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। नेहा को गाड़ी में बैठाकर युग वहां से चल पड़ा। पूरे रास्ते युग बस यही सोचता रहा कि आखिर वो आदमी कौन था जो इसके बारे में इतना जानता है और उससे इतना ज्यादा प्रभावित है। सोचते सोचते युग अस्पताल पहुंच गया जहां नेहा की मां एडमिट थी। युग ने नेहा को कार से उतार कर कहा, नेहा मैं चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ। हाँ, युग की मदद से नेहा एकदम से भावुक हो गई थी। उसने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा था। उसने युग से कहा, युग मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं। युग हंसकर बोला, नेहा अभी तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं करना चाहिए, माँ की देखभाल करनी चाहिए। जाओ माँ की देखभाल करो। नेहा भी जानती थी कि युग उन लोगों में से नहीं है जो कि एहसान जताता है। वो युग से बोली, ठीक है युग, फिर मिलते हैं, गुड नाइट। नेहा अस्पताल के अंदर चली गई और युग वहां से गाड़ी लेकर अपने घर लौट गया। रास्ते भर भी युग उस भीमा शंकर के बारे में सोचता रहा। घर लौटते लौटते भी युग क्लियर नहीं हो पाया कि भीमा शंकर के साथ आगे क्या करना है। घर आते युग ने देखा कि लविष्का बहुत ही चार्मिंग वे में ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। युग ने लविष्का से कहा, लविष्का जी मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? लविष्का आज खुश थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर युग, आप तो मुझसे ऐसे पानी मांग रहे हो जैसे कि मैं आपकी बीवी हूँ। गलत कह रही हूँ। युग को लविष्का पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो अब चिढ़ते हुए बोला, पानी पिलाओगी या नहीं? इस पर लविष्का भी किसी खड़ूस की तरह बोली, लाती हूँ, बैठे रहो। कुछ देर में लविष्का युग के लिए पानी ले आई। युग ने पानी पिया और फिर से भीमा शंकर के बारे में सोचने लगा। युग को कुछ भी नहीं सोच रहा था। अचानक से युग के दिमाग में एक बात आई। उसे भीमा शंकर की बात याद आई जिसमें वो कह रहा था कि युग में एंटीक चीजें पहचानने की अद्भुत क्षमता है। युग सोचने लगा कि ऐसा हो सकता है कि वो एंटीक वर्ल्ड से ताल्लुक रखता हो, और अगर ऐसा है तो फिर दादाजी उसे जरूर जानते होंगे। युग ने फोन निकाला और दादाजी को कॉल कर दिया। दादाजी ने कॉल उठाया और युग को आज के इवेंट के बारे में बताने लगे। दादाजी ने युग को बताया कि सब युग का ही नाम ले रहे थे। युग कुछ देर दादाजी को सुनता रहा। दादाजी की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने युग से कहा, युग, क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि एंटीक चीजों के बारे में अध्ययन के लिए तुम्हें कहाँ एडमिशन लेना है? दादाजी की बात सुनकर युग कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसका मन हो रहा था कि वो दादाजी को मना कर दे कि उसे कहीं नहीं जाना। तभी दादाजी ने युग से कहा, युग, सोचो अभी तुम्हारा प्रभाव इतना बढ़ गया है, अगर तुम थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हो फिर एंटीक वर्ल्ड में तुम्हारा कद क्या होगा? युग दादाजी की बात समझ रहा था। उसने दादाजी से कहा, ठीक है दादाजी, मैं सोचता हूँ कुछ। दादाजी हंसने लगे। वो हंसते हुए बोले, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, बस तैयार रहना है। मैं कभी भी तुमको जाने के लिए कह सकता हूँ, तुम्हें वहां जाना होगा। युग एक मिनट के लिए चिंतित हो गया क्योंकि युग ने सोचा ही नहीं था कि दादाजी सब इतनी जल्दी में करने की सोचेंगे। युग दादाजी से बस ठीक है दादाजी कह पाया। दादाजी अब फोन रखने के लिए कहने लगे। तभी युग को याद आया कि
उसे दादाजी से कुछ पूछना भी है। उसने उनसे कहा, अब दादाजी मुझे आपसे कुछ पूछना है। दादाजी ने कहा, पूछो युग, क्या पूछना चाहते हो? युग ने पूछा, दादाजी क्या आप किसी भीमा शंकर को जानते हैं? इतना सुनकर वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। फिर अगले पल दादाजी ने युग से सवाल किया, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या उसके साथ? युग अचंभित हुआ, लेकिन युग ने तय किया कि वो पहले दादाजी से अपने सवालों का जवाब लेगा, उसके बाद दादाजी के सवालों का जवाब देगा। युग ने उनसे कहा, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताइए कि आप उसे जानते हैं? दादाजी युग के प्रश्नों के आगे झुक गए और बोले, हाँ जानता हूं, वो मेरा स्टूडेंट है, बताओ अब क्या बात है? युग तो जैसे शॉक्ड हो गया कि एक गुंडा दादाजी का छात्र कैसे। एक पल को युग को अब दादाजी पर भी शक होने लगा कि कहीं उनकी कोई अलग पहचान तो नहीं है। क्या युग दादाजी और भीमा शंकर के बीच के रिश्ते की सच्चाई तक पहुंच पाएगा? आखिर दादाजी युग को कहां भेजना चाहते थे? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए नजर का खेल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युग अब तक तो दादाजी को बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान समझ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो गुंडा भीमा शंकर दादाजी का छात्र रहा है, युग की सोच दादाजी के लिए बदलने लगी। युग सोचने लगा कि दादाजी गुंडों के गुरु कब से हो गए। युग से रहा नहीं गया तो उसने दादाजी से पूछ लिया, दादाजी अब गुंडों के गुरु कब से हो गए? दादाजी हंसने लगे और बोले, अरे युग, वो गुंडा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा आदमी है, बस हालात ने उसे ऐसा बना रखा है। युग को भी इस बात को सुनकर इत्मीनान हुआ। उसने दादाजी से कहा, मुझे भी लगा कि वो हालातों का मारा है। दादाजी फिर युग को भीमा शंकर की कहानी बताने लगे। उन्होंने बताया कि भीमा शंकर बहुत ही अच्छा लड़का था। वो दादाजी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था, लेकिन कुछ लोग उसके परिवार के साथ बहुत बुरा करने लगे। फिर भीमा शंकर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बुरा बन गया। उसने एक गैंग बनाया और फिर उन लोगों को एक एक करके सबक सिखाने लगा। धीरे धीरे भीमा शंकर उन सारे बुरे लोगों को सबक सिखाने लगा जो किसी गरीब और बेबस आदमी को तंग करते थे। और फिर देखते देखते भीमा शंकर की दहशत कायम हो गई। युग भीमा शंकर की कहानी सुनकर उससे प्रभावित हुआ। वो दादाजी से बोला, दादाजी मैं भीमा शंकर को देखकर समझ गया था कि यह आदमी बुरा नहीं है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड था कि वो आदमी मेरे बारे में कैसे जानता है। दादाजी ने युग से कहा, हाँ वो तुम्हें जानता है, उसे तुम्हारे मुंबई वाले ऑक्शन के बारे में भी जानकारी है। युग कुछ बोलता इससे पहले दादाजी ने आगे कहा, युग अगर तुम चाहो तो उससे संबंध बनाकर रख सकते हो, बहुत अच्छा लड़का है वो, हो सकता है उसे तुम्हारी जरूरत भी पड़े, उसके भाई एंटीक वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। युग जब भीमा शंकर के बारे में जान गया तो फिर उसे उसके साथ काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। युग ने दादाजी से कहा, ठीक है, जरूरत पड़ने पर मैं भीमा शंकर की मदद जरूर करूंगा। दादाजी थोड़ी देर इधर उधर की बात करते रहे और फिर उन्होंने कॉल रख दिया। कॉल रखने के बाद युग भी अब अपने आप को रिलैक्स करने लगा। तभी लविष्का आ गई। लविष्का ने युग को देखते ही कहा, युग जानते हो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। युग ये जानकर खुश हुआ कि लविष्का खुश है। युग ने लविष्का से कहा, वाह लविष्का, क्या बात है जो इतनी खुश हो? लविष्का चहक कर बोली, मैं आज इतनी खुश हूँ तो सिर्फ तुम्हारे कारण। युग ने जैसे ही लविष्का के मुंह से इतना सुना तो वो 1 मिनट के लिए अपने अतीत में चला गया। वो सोचने लगा कि एक ऐसा दिन था जब युग हमेशा किसी के दुख का कारण बनता था, और आज एक समय है जब लविष्का जैसी लड़की कह रही है कि उसकी खुशी का कारण युग है। युग ने मन ही मन कहा, ये सब कुछ उस ईश्वर की देन है, उस मंदिर की देन है, वरना आज भी लोगों के लिए वो सिर्फ पनौती और एक असफल लड़के के सिवाय कुछ नहीं होता। लविष्का ने युग को झिंझोड़ा।
घर लौटकर लविष्का ने चेंज किया और फिर बहुत ही हॉट ड्रेस पहनकर युग के सामने आई। युग लविष्का को देखकर हमेशा ही बहक जाता था, लेकिन उसकी खासियत थी कि वो फिर खुद को संभाल लेता था। अभी भी उसके साथ वही हुआ था। वो लविष्का की खूबसूरती पर पिघला जरूर था, लेकिन समय रहते ही उसने खुद को संभाल लिया। लविष्का भी शायद समझ रही थी। वो युग से बोली, क्या हुआ युग, क्यों हमेशा खुद की फीलिंग्स दबाने की कोशिश करते हो? युग ने हंसते हुए लविष्का से कहा, ज्यादा ना बोलो, बैठो और खाना खाते हैं। दोनों ने साथ में खाना खाया। उसके बाद दोनों अब पीने बैठ गए। देखते देखते दोनों ने सारी शराब खत्म कर दी। लविष्का भी अब टल्ली हो चुकी थी, हालांकि अभी भी युग थोड़ा होश में था। शराब पीते ही लविष्का युग की बाहों में कूद गई। लविष्का बोली, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ, इतना ज्यादा थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुम समझ ही नहीं सकते। एक तो लविष्का बहुत आकर्षक थी, ऊपर से आज उसने कपड़े भी कुछ वैसे ही पहने थे। इसके बाद दोनों ही शराब के नशे में थे। युग को कुछ कुछ होने लगा था। युग ने लविष्का से कहा, लविष्का सब तो ठीक है, लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है? लविष्का अब धीरे धीरे अपना होश खो रही थी। उसने युग से कहा, क्या युग, तुम प्यार समझते ही नहीं हो, तुम्हें प्यार करना ही नहीं आता है। इतना कहते कहते लविष्का युग के करीब आ गई। दोनों अब इतने करीब आ गए थे कि उन दोनों के लब टकराने ही वाले थे। लविष्का को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो अब युग को चूमने ही वाली है। तभी युग का फोन बजने लगा। युग के बजते फोन को देखकर लविष्का जोर से चिल्लाई, तुम्हारा ये फोन मेरा दुश्मन है, इसे मेरी खुशी देख ही नहीं जाती, एकदम घटिया ये, मैं तो कहती हूँ तोड़ दो इसे। युग ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए फोन लेकर वहां से चला गया। दादाजी ने युग को फिर से कॉल किया था। युग ने कॉल उठाया तो दादाजी ने युग से कहा, युग मैं तुमको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम कल उस एड्रेस पर पहुंचो। युग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने दादाजी से पूछा, कैसा एड्रेस दादाजी, हमें वहां क्यों जाना है? शराब युग पर हावी हो रही थी, लेकिन वो अब भी होश में था। दादाजी ने युग को बताया, कल इसी एड्रेस पर जाने के बाद ये डिसाइड होगा कि तुम्हारी पढ़ाई कहाँ से होगी। युग ने गहरी सांस ली। युग अब भी नहीं चाहता था कि वो पढ़ाई के लिए तैयार हो, लेकिन दादाजी के आगे वो बोल नहीं पा रहा था। इसलिए युग ने दादाजी से कह दिया, ठीक है दादाजी, मैं कोशिश करूंगा कि कल वहां समय से पहुंच जाऊं। दादाजी थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, कोशिश करूंगा का क्या मतलब है युग? क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर बताओ मुझे। दादाजी भी युग की आवाज में कंपन महसूस कर रहे थे। उन्हें भी एहसास हो रहा था कि हो ना हो युग ने कुछ तो किया है। युग ने देखा कि उसका राज तो खुलने ही वाला है। फिर उसने खुद को संभाला और दादाजी से बोला, मेरा मतलब मैं पहुंच जाऊंगा, आप चिंता ना करिए। दादाजी ने फिर कुछ जरूरी हिदायतें दी और कॉल रख दिया। कॉल रखकर युग वापस लविष्का के सामने आया। लविष्का अब पूरी तरह शराब की गिरफ्त में थी। वो युग को देखते ही बोली, यार तुम आला दर्जे के बेवकूफ हो। युग ने लविष्का से पूछा कि वो उसे बेवकूफ क्यों कह रही है। लविष्का डगमगाते हुए आवाज में बोली, तुम इसलिए बेवकूफ हो कि तुम समझते ही नहीं कि एक हैंडसम लड़का और एक खूबसूरत लड़की एक साथ एक कमरे में बैठकर शराब पीते हैं तो क्या होता है। क्या होता है? युग ने सवाल किया। लविष्का कुछ बोली नहीं, बस आगे बढ़कर युग के होठों पर एक छोटी सी किस कर दी। युग सिहर गया। युग ने लविष्का से कहा, प्लीज लविष्का, ये सब तो ना करो। लविष्का जोर जोर से हंसने लगी। वो युग से बोली, मैं कह तो रही हूँ, आला दर्जे के बेवकूफ ही हो तुम, कुछ समझते ही नहीं हो। युग ने लविष्का के आगे हाथ जोड़ लिए और फिर बोला, मुझे समझना भी नहीं है मैडम। इतना कहकर युग अपने कमरे में चला गया। युग के कमरे में जाने से लविष्का थोड़ी चिढ़ गई। वो अब आईने के सामने खड़ी थी। उसने आईने में खुद को देखकर कहा, हद बदनसीब हो युग, एक लड़की तुम्हें भाव दे रही और तुम भाग ही जा रहे हो। लविष्का का मन अब भी था कि वो युग के साथ कोई सीन क्रिएट करे, लेकिन वो सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। अचानक उसे आइडिया आया। उसने युग से कहा, युग मुझे नहाना है। युग अपने कमरे से चिल्लाया, हाँ तो फिर नहा लो ना। लविष्का अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहाना है। युग के तोते उड़ गए। वो 1 मिनट के लिए शांत हो गया, फिर चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या तुम? लविष्का अब युग के दरवाजे पर थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी।
हाँ मैं पागल हो गई हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। इतनी पागल हो गई हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लविष्का की बातें सुनकर युग परेशान हो रहा था। वो लविष्का के करीब गया और बोला, लविष्का जी, हम दोनों एक बाथ टब में नहीं नहा सकते। इसके लिए भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। लविष्का तो जैसे चिढ़ गई। उसने पैर पटकते हुए कहा, हद करते हो यार। मैं कहाँ कह रही हूँ कि बाथ टब में नहाते हैं। मैं तो कह रही हूँ चलो स्विमिंग पूल में नहाते हैं। युग बाहर आया और उसने लविष्का की आंखें देखी। युग को लविष्का की आंखों में आग दिख रही थी। फिर युग के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। उसने लविष्का से कहा, ठीक है चलो आज स्विमिंग पूल में ही नहाते हैं। लविष्का ये सुनकर बहुत खुश हुई। अब दोनों स्विमिंग पूल की ओर चल पड़े। दोनों स्विमिंग पूल के करीब गए। लविष्का ने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए। अब वो पूरी तरह से बिकनी में थी। लविष्का का ये अंदाज देखकर युग की आंखें बड़ी हो गई। वो बोला, बस करो लविष्का, मार ही डालोगी क्या? लविष्का ने युग की बातों को इग्नोर कर दिया। उस पर शराब पूरी तरह हावी थी। उसने स्विमिंग पूल में छलांग मार दी और जल परी की तरह तैरने लगी। उसे देखकर युग भी फिसलने लगा। अब लविष्का बड़े ही लुभावने अंदाज में युग को अपने पास बुलाने लगी। युग खुद से बोला, बेटा इससे पहले कि शराब तुझ पर हावी होकर सब खराब कर दे, निकल ले यहाँ से। युग ने लविष्का से कहा, अब लविष्का तुम नहाकर निकलो, मैं तुम्हारे लिए टॉवल ला रहा हूँ। ये सुनकर लविष्का का मूड खराब हो गया। उसे एक बार में लगा कि आज तो उसके अरमानों पर युग ने फिर से पानी फेर दिया। लविष्का जोर से चिल्लाई, यार युग, आज तुम बता ही दो कि तुम मूर्ख हो या फिर नामर्द। इतना सुनकर युग हैरान हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया। क्या युग लविष्का के उकसाने में आएगा? क्या लविष्का और युग के बीच में कुछ ऐसा होगा जो लविष्का चाहती है? क्या होगा कहानी में अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहें नजर का